हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे थ्री प्रिंटिंग के बारे में या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जिसको आप लोग बोलते हैं। काफ़ी लोग रैपिड प्रोटोटाइपिंग भी बोलते हैं। तो ये होता क्या है, इसका कैसे वर्क करता है और कितनी टाइप की इसकी प्रोसेसेस होती है, उन सभी की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेसिकली जो इंडस्ट्री 4.0 आप लोग बोल रहे हैं, तो पहले हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्यों 3D प्रिंटिंग ने रिवोल्यूशन लेके आया। हम चलते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है इस 3D प्रिंटिंग के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बेसिक बात करेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है और कैसे इंडस्ट्री में पूरा रिवोल्यूशन आने वाला है 3D प्रिंटिंग के माध्यम से। तो पहला जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, वो रिवोल्यूशन आया था जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन के अंदर लेट 18 सेंचुरी के अंदर। और तब मैकेनिज्म्स बने थे कि मैकेनिज्म कैसे काम करता है, दो और चीज़ों को कैसे हम लोग जोड़ के कोई मैकेनिज्म तैयार करें। उसके बाद जो सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, वो आया था जो फोर्ड मोटर्स ने एक असेंबली लाइन बनाई थी, जिसके थ्रू एक असेंबली लाइन के अंदर पूरी गाड़ी मैन्युफैक्चर होकर निकलती थी। और वहाँ से पूरा इंडस्ट्री में एक नया चेंज आ गया और एकदम से पूरा रिवोल्यूशन जो आया उससे काफ़ी बदलाव आया इंडस्ट्री के अंदर, और एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक काफ़ी तरक्की उसके बाद पूरे विश्व ने की। और जो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था 1969 के अंदर, इसके अंदर क्या हुआ, एक तो न्यूक्लियर एनर्जी आई, उससे आपका काफ़ी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हुआ। जहाँ 25,000 kg कोल लगता था, वो काम 1 kg न्यूक्लियर यूरेनियम ने कर दिया। और उसके साथ में उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स आया, कंप्यूटर्स आए, ट्रांजिस्टर्स आए, माइक्रो प्रोसेसर आए, आपके लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स का आना स्टार्ट हुआ। और उससे पूरा काम जो कंप्यूटेशन आप हाथ से करते थे, कैलकुलेटर से करते थे, वो पूरा काम कंप्यूटर ने काम कर लिया और लोगों का काम काफ़ी आसान हो गया, पेपर वर्क ख़त्म हो गया। और उस वहाँ से पूरा एकदम से चेंज आया। और अब जो हम लोग बोल रहे हैं बार बार कि इंडस्ट्री 4.0 क्या है, क्या नेक्स्ट चेंज आने वाला है, तो IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, इन सब से जो इंडस्ट्री में एक पूरा चेंज आ गया है। एक तरह से लोग बोल जॉब चली गई है, तो अब अनस्किल्ड लोगों के लिए जॉब नहीं है, क्योंकि अब पूरा काम स्किल्ड लोग करने वाले हैं, मशीनें प्रोडक्शन करने वाली है। कारखाने में अगर एक व्यक्ति भी है तो वो पूरा कारखाना संभाल सकता है। दिस इज कॉल्ड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग। सो वही हम लोग जो इंडस्ट्री 4.0 है, वही डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और वही एक 3D प्रिंटिंग उसके ऊपर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो हम बात करते हैं कि होता क्या है 3D प्रिंटिंग। तो सबसे पहली बात, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हम इसको बोल रहे हैं, 3D प्रिंटिंग हम इसको बोल रहे हैं, और हम उसको बोलते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग इसका नाम इनिशियल जब 1980s स्टार्टिंग में जब ये टेक्नोलॉजी आई थी, तब इसीलिए बोला था क्योंकि उस टाइम ओनली प्रोटोटाइप बनते थे इस टेक्नोलॉजी से। पहले क्या होता था कि आपकी जो डिज़ाइन आपने तैयार कर ली, मान लो आपने चाहे ड्राइंग आपने किसी शीट पे बना ली या किसी सॉफ्टवेयर में ड्राइंग बना ली, लेकिन आप उसको फिजिकली देख नहीं सकते, फिजिकली उसको हाथ लगाना, कैसा उसका टेक्सचर है। तो वो पता करने के लिए लोगों ने क्या किया है कि उसको ऐसी प्रोसेस तैयार की जो आपके 2D ऑब्जेक्ट्स को या डिज़ाइन को 3D मॉडल में तब्दील कर दें। और उसको हमने इनिशियल यूज़ किया था ओनली प्रोटोटाइपिंग के पर्पज़ से, इसीलिए हमने उसको बोला रैपिड प्रोटोटाइपिंग। लेकिन जो सन 2000 के आसपास क्या हुआ है कि लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करने लग गए हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलना, दूसरा नाम इसका क्या हो गया, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो दो टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होती है, एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव। सब्सट्रैक्टिव मशीनिंग जो वो होती है, जो आपकी लेथ मशीन हो गई, मान लो लेथ मशीन के अंदर आपका वर्क पीस होता है। वर्क पीस को आप क्या करते हैं कि अनडिजायर्ड प्रोडक्ट को बाय द यूजिंग ऑफ टूल रिमूव कर देते हो, या मिलिंग मशीन में भी आप ऐसे ही करते हो। लगभग सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अपन क्या करते हैं कि अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करके एक डिजायर्ड प्रोडक्ट हम लोग तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। जिसमें हमको टूल चाहिए होता है, डिफरेंट डिफरेंट मशीन चाहिए होती है, और काफ़ी मटेरियल हमारा, कहते हैं कि 40% जो हमारा मटेरियल है वो तो हमारा वेस्ट ही हो जाता है सब्सट्रैक्टिव के अंदर। लेकिन एडिटिव में क्या होता है कि हम लोग लेयर बाय लेयर मटेरियल को ऐड करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। सो इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1984 में चार्ल्स हुल नाम का कोई व्यक्ति था, वो पहली बार इसको पिक्चर में लेके आया। और उस टेक्नोलॉजी को हमने बोला, सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी आई थी उसको हमने बोला स्टीरियोलिथोग्राफी टेक्निक। ठीक है, इसका पेटेंट उन्होंने 1986 में उन्होंने करवाया। और उसके बाद 1980s के बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का आना स्टार्ट हुआ, और FDM फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग सबसे ज़्यादा यूज़ में भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी आसान है। और SLS सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, इसका भी यूज़ करते हैं हम लोग मेटल के बारे में, मेटल के लिए, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो करेंटली
करीबन जो भी हम बात करें 2019 में तो करीबन 150 से ज़्यादा भी थ्री डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन वो करंटली हम लोग यूज़ करते नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हैं। और लेकिन जो भी प्रचलन में जो है मोस्टली वो 4 टाइप के टेक्निक्स अभी यूज़ में हो रही है, इन पे ज़्यादा रिसर्च हो रही है। वो पहली है आपकी सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, दैट इज़ यूज्ड फॉर मेटल ऑब्जेक्ट्स एंड सिरेमिक्स। और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका रॉ मटेरियल है, हम बोल सकते हैं फिलामेंट होगा, उसको हम यूज़ करेंगे एज ए पाउडर्ड फॉर्म में। उसके बाद स्टेरिलिथोग्राफी, इसके अंदर हम लोग लिक्विड रेजिन यूज़ करते हैं। उसके बाद एफडीएम फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, इसके अंदर हम लोग एक पॉलीमर्स के फिलामेंट यूज़ करते हैं, लाइक पीएलए आप यूज़ कर सकते हो, पॉलीलैक्टिक एसिड, काफ़ी आसान है उसको प्रोसेसिंग करना। उसके अलावा आप लोग एबीएस यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, लेयर्स को काट के उसको जोड़ते हैं, जिनकी हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में बात करेंगे इनकी डिटेल में, इनके बारे में। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं हम लोग पहले वो बात कर लेते हैं। तो आप मेडिकल इंडस्ट्री में काफ़ी इसका एप्लीकेशन अभी काम में आ रहा है, और एरोस्पेस में, हर जगह आप जहाँ बात करो वहाँ आप इससे, आप आजकल तो फूड लाइन में लोग पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट कर दिया है, पिज़्ज़ा इससे बन सकता है। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग में काम में आता ही है। और नासा आजकल, जब भी नासा वाले लोग जब ऊपर जाते हैं स्पेस में, तो वो वहाँ पर 3D प्रिंटर कैरी करते हैं, क्योंकि जहाँ जो भी उनको ज़रूरत होती है वहाँ पर वो उससे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पिक्चर्स से आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी का एक मॉडल यहाँ तैयार हो रहा है 3D प्रिंटिंग के लिए। यहाँ एक पूरा आपने मान लो को आप मान लो आपको कोई डिज़ाइन, आपको कोई घर तैयार करना है, कोई महल तैयार करना है, तो उसको ड्राइंग्स को देखकर आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसा होगा क्या होगा, लेकिन अगर आप उसका 3D प्रिंटर का एक मॉडल बना देते हैं तो आप उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि यार ये कैसा है। तो काफ़ी इजीली आप विजुलाइज कर सकते हैं इन चीज़ों को। और इसके अलावा सीट हो गई है ना, टायर्स हो गए, आजकल गन हो गई। तो गन हालांकि अब बैन हो चुका है इंडिया में, तो गन प्रिंट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत यूज़ किया था, मिस यूज़ किया था, तो इसके एप्लीकेशन इसके वाइड है। आप कास्टिंग करते हैं, मैकेनिकल से आप लोग हो तो आप जानते होंगे, कास्टिंग मेटल को मोल्ट करके उसको एक होलो कैविटी में डालना, उसके बाद वो सॉलिडिफाई हो जाती है। तो पैटर्न हम लोग काफ़ी मुश्किल हमको आती है बनाने के लिए, तो 3D प्रिंटिंग से आप लोग पैटर्न काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। और आपका मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में आपका काफ़ी यूज़ में आ रहा है बायो मटेरियल्स के लिए। तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जहाँ आप सोच सकते हैं वहाँ आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ मटेरियल जनरली हम लोग यूज़ करें 3D प्रिंटिंग के लिए, मेटलिक के अंदर हम लोग प्लेन कार्बन स्टील, टूल स्टील, एसएस, टाइटेनियम, ब्रॉन्ज, निकल, पॉलीमर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सिरेमिक यूज़ कर रहे हैं, बायोकॉम्पिटिकल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। आजकल तो हम लोग मेडिकल टैबलेट्स भी इससे प्रिंट कर रहे हैं। तो बहुत जगह इसका एप्लीकेशन है, लाइक फैशंस के अंदर, ठीक है, ब्रिज बनाने के अंदर, और भी काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज। अगर आप ये ज्योमेट्री जो है, अगर ये आप किसी सीएनसी से या लेथ मशीन से इस बनाने जाओगे तो आपको 2 दिन लग जाएंगे या और ज़्यादा समय लग जाए, फिर भी ऐसा बनेगा नहीं। लेकिन 3D प्रिंटिंग से आप विद इन 1 और 2 आवर्स आप लोग इतनी अच्छी से इस कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज को, इनको आप लोग तैयार कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन हो गई। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये कि हम लोग प्रिंट कैसे करें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से सुनना है कि कैसे प्रिंटिंग की जाती है। इस स्लाइड के अंदर मैं आपको पूरा बता दूंगा कि 3D प्रिंटिंग कैसे की जाती है। मान लो आप लोग एक मॉडल तैयार करें, मान लो आपने एक ऑटोकेड के अंदर एक मॉडल तैयार कर लिया, ऑटोकेड हो चाहे केटिया, है ना, जो भी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हो, सॉलिड वर्क्स हो गया, प्रोई हो गया, आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एक मॉडल तैयार कर सकते हैं जिसको आपको प्रिंट करना है, जिसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। आपने केड मॉडल तैयार कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस केड मॉडल में आप जब इसको सेव करेंगे तो आप इसको सेव करेंगे STL फॉर्मेट के अंदर, स्टैंडर्ड ट्रेंगुलेशन लैंग्वेज या स्टैंडर्ड टेसिलेशन लैंग्वेज में क्या करेंगे, आप इसको सेव करेंगे। जैसे आप STL फॉर्मेट में सेव करेंगे, STL फॉर्मेट क्या करता है, केड फाइल को डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसिंग, उसको स्लाइसिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने इसे STL फाइल में कन्वर्ट किया, फिर आप क्या करेंगे, STL फाइल को एक स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर आएगा। स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, जनरली मैं क्यूरा यूज़ करता हूँ। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे आप लोग इस STL फाइल को करेंगे, तो STL फाइल क्या करेगा, इस जो फाइल है इसको लेयर बाय लेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, लेयर बाय लेयर काफ़ी सारे लेयर्स इसके बना देगा, स्लाइसिंग कर देगा। इसको इसलिए हम बोलते हैं स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसके अंदर आप सेट कर सकते हो कि मेरी डेंसिटी इसकी कितनी रहेगी, हमारी विड्थ कितनी रहेगी, लेयर की थिकनेस कैसी रहेगी, मतलब आप पूरी प्रोसेसिंग जैसा आप मटेरियल चाहते हो, जो उसमें प्रॉपर्टीज चाहते हो, वो आप स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी इजीली मैं बोल रहा हूँ इजीली, क्योंकि ये काफ़ी इजी है, इसको यूज़ करना बहुत आसान है। आप लोग एक बार जब इसको डाउनलोड करते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको इंटरनेट से,
तो आप उसको यूज़ कर और काफ़ी आसानी से आप उसको स्लाइसिंग कर सकते हैं। जब आपने स्लाइसिंग कर दी तो आपने क्या किया कि स्लाइस कर दिया उसको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में उसको तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आप उसको प्रिंट करने जाएंगे तो उस स्लाइसिंग के बाद उसकी लेयरिंग हो चुकी है, अब लेयर स्लाइस स्क्रीन में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। आपने उसको पाथ दे चुका है एक सॉफ्टवेयर इसको कि किस पाथ पे इसको चलना है। और अब इस फाइल को आप क्या करेंगे, आपके जो भी 3D प्रिंटिंग की जो मशीन है उसके अंदर SD कार्ड के माध्यम से या पेन ड्राइव से आप उसको इनपुट दे देंगे। और जैसे आप इनपुट देंगे आपका 3D प्रिंटिंग स्टार्ट होगा। और कितना समय आपको लगेगा इस प्रिंटिंग पूरा करने में वो आप स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर ही आपको बता देगा कि इतने टाइम में पूरा कंप्लीट होगा। और उसके बाद आपका एक पूरा ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। तो कोई सी भी प्रोसेस हो, चाहे वो फ्यूज डिपोजिशन हो, चाहे वो मेटल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सिरेमिक हो, दुनिया की कोई सी भी 3D प्रिंटिंग टेक्निक्स हैं, लेकिन सब में प्रोसेसेस सेम रहेगी। केड मॉडल से 3D ऑब्जेक्ट आपको जाना है तो आपको पहले केड मॉडल बनाना पड़ेगा, फिर प्रिंटेबल फाइल STL में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में उसकी स्लाइसिंग करना होगी, उसके बाद उसका टूल का पाथ देना होगा सॉफ्टवेयर के अंदर ही, उसके बाद आप उसको प्रिंट दे देंगे मशीन के अंदर, तो कुछ समय के बाद आपका मशीन बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक काफ़ी जल्दी एक ओवरव्यू था 3D प्रिंटिंग के बारे में कि 3D प्रिंटिंग होती कैसे है और कैसे उसको हम लोग काम करते हैं, कैसे उसका फाइनल प्रोडक्ट आप लोग तैयार करते हैं। आगे वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि FDM कैसे काम करता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसके इनसाइट्स, ऐसे हम लोग SLS के देखेंगे, पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। और इसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।